हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ को, और लास्ट वीडियो में ही मैं क्या करना चाहता था, मैं ये सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो पोर्शन है उसे ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन फ़ोन में चार्ज ना होने की वजह से बीच में ही मुझे क्लास को रोकना पड़ा, राइट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, रोल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर कैम्बियम का क्या रोल है, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों ने उसको इन डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। चलो क्लियर, डिटेल में डिस्कस किया था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, उसके बाद कैसे एक कैम्बियल रिंग बनता है, फिर हमने फॉर्म किया था सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो मैंने क्या कहा था कि जो कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी है वो किस तरफ ज्यादा है, वो इनर साइड में ज्यादा है। इसी वजह से क्या हो रहा था, इसी वजह से कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहा था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो गया, नो। सेकेंडरी फ्लोएम भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कौन प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम। और धीरे 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 वो किस गर्थ की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम जो है वो धीरे धीरे क्रस्ट होने लगता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम के बाद कौन आता है, कॉर्टेक्स का लेयर आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद एपिडर्मिस का लेयर आता है। तो जैसे जैसे जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाता है, क्या होता है कि कॉर्टेक्स को लेयर को और एपिडर्मिस के लेयर को, दोनों के लेयर को ही वो क्या करता है, क्रस्ट करते हुए निकलता है आगे, राइट। क्रस्ट करते हुए आगे निकलता है। तो अब क्या होता है, अब ये जो कॉर्टेक्स का लेयर है और एपिडर्मिस का लेयर है, ये पूरी तरह से ब्रोकन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर ये खत्म हो गया तो प्लांट के बॉडी को या आउटर पार्ट को एक प्रोटेक्टिव लेयर की तो जरूरत है। अब एपिडर्मिस तो रहा नहीं, तो तब क्या होता है, तब आता है कॉर्क कैम्बियम। तब किसका फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है कॉर्क कैम्बियम का। क्लियर है। चलो इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ड्यू टू continuous addition due to continuous addition of secondary xylem, the cortex layer eventually the cortex layer eventually the cortex and epidermis layer and epidermis layers get broken. And a need for new protective layer arise। क्या होता है कि कंटिन्यूअस सेकेंडरी जाइलम के एडिशन की वजह से, क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स का लेयर है एंड जो एपिडर्मिस का लेयर है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे टूटता जाता है। किसका लेयर, कॉर्टेक्स का लेयर और एपिडर्मिस का लेयर क्या होता है, धीरे धीरे टूटता जाता है। तो अब प्लांट को क्या चाहिए, अब प्लांट को एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो कॉर्टेक्स में अब ये कॉर्क कैम्बियम आएगा कहां से, राइट, कहां से आएगा, राइट। तो होता क्या है कि ये जो कॉर्टेक्स लेयर है, कॉर्टेक्स के जो लेयर है, राइट, ये कॉर्टेक्स के लेयर के ही कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, या कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स
किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉर्टेक्स के ही कुछ सेल्स कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? कॉर्टेक्स लेयर में कौन से टाइप के सेल्स देखे जाते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स देखे जाते हैं। पैरेन्काइमेटस। आप बोलोगे नहीं सर, पैरेन्काइमेटस क्यों? आपने तो कहा था कि कोलेनकाइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस क्यों? आपने तो कहा था कि कोलेनकाइमेटस होता है, राइट? नहीं, कोलेनकाइमेटस कहाँ था? हाइपोडर्मिस में था, राइट? हाइपोडर्मिस में था। लेकिन मैं कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा पोर्शन किसका रहता है? कॉर्टिकल लेयर का, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे कॉर्टेक्स लेयर मतलब कॉर्टिकल लेयर की बात हो रही है। तो कॉर्टिकल लेयर में कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, राइट? इन्हीं पैरेन्काइमेटस सेल्स में से कुछ सेल्स में क्या होता है? दे रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या होता है? दे रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट? क्या होता है? यही कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमेट, कॉर्टेक्स में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इन्हीं में से कुछ सेल्स क्या करते हैं? फिर से अपना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को वापस ले लेते हैं, वापस उनको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिल जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगा तो क्या होगा? मतलब ये जो सेल्स होगा कैसा हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल का खास बात क्या था? कि ये लोग कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या बनाएंगे? बनाएंगे कॉर्क कैम्बियम। क्या बनाएंगे? कॉर्क कैम्बियम। मतलब, या इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेलोजेन। फेलोजेन, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। मतलब कॉर्क कैम्बियम में जो सेल्स है वो कैसे सेल्स है? वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और क्या है? वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। पैरेन्काइमेटस मतलब थिन वर्ल्ड होगा, नैरो होगा, वही सारी चीजें। और मेरिस्टेमेटिक मतलब ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये क्या कर सकते हैं? ये डिवाइड कर सकते हैं। और इसको बनाया क्यों गया? इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि एपिडर्मिस खत्म हो चुका है, कॉर्टेक्स का लेयर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट? तो एक न्यू प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। ये प्रोटेक्टिव लेयर कौन बनाएगा? यही प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा अपना कॉर्क कैम्बियम, ठीक है? इसी वजह से कॉर्क कैम्बियम को बनाया गया है। अब देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की, अगर हम बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम की, किसकी? कॉर्क कैम्बियम की। तो कॉर्क कैम्बियम को और क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है फेलोजेन। फेलोजेन। क्यों इसे फेलोजेन कहा जाता है? देखो, ये जो फेलोजेन वर्ड है, ये दो वर्ड मिलके बना है, राइट? एक वर्ड में है फेलो और दूसरा वर्ड है जेन। फेलो का मतलब क्या है? फिलेम। फेलो वर्ड कहाँ से आया? फिलेम से आया, PHELLEM, फिलेम। और जेन का मतलब जेनरेटिंग। जेन का मतलब जेनेरेटिंग। मतलब ये, मतलब फिलेम जेनरेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेलोजेन। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहा जाता है? कॉर्क कैम्बियम को बोला जाता है फेलोजेन। क्यों? बिकॉज ये फिलेम को जनरेट कर रहा है। किसको? फिलेम को। और फिलेम कौन है? कुछ ही देर में हमको पता चल जाएगा, डोंट वरी। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन कहा जाता है। क्यों फेलोजेन कहा जाता है? बिकॉज ये फिलेम जनरेट करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फेलोजेन। फिलेम क्या है? फिलेम इज नथिंग बट द न्यू एपिडर्मिस। फिलेम इज व्हाट? फिलेम इज नथिंग बट द न्यू एपिडर्मिस। मान लो कि ये कॉर्टेक्स के सेल्स है, राइट? कॉर्टेक्स के सेल्स है, सॉरी कॉर्क कैम्बियम के सेल्स है। ये कैसे हैं? कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं, ऐसे नियरली रेक्टेंगुलर होते हैं, नियरली, ऑलमोस्ट। This is what? This is cork cambium. This is cork cambium. Cork cambium.
तो इसके जो सेल्स है उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेनकाइमेटस होते हैं। नैरो होते हैं, नैरो। थिन वर्ल्ड होते हैं, थिन वर्ल्ड, राइट। नैरो थिन वर्ल्ड होते हैं, ठीक। पैरेनकाइमेटस होते हैं, नैरो होते हैं, थिन वर्ल्ड होते हैं। और थर्ड क्या होता है? थर्ड जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ये फ्यू लेयर्स होते हैं, फ्यू लेयर्स, सिंगल लेयर नहीं होते, 2 से 3 लेयर्स हो सकते हैं, फ्यू लेयर्स, 2 to 3, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम के पैरेनकाइमेटस होने के साथ साथ ये सेल्स क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मतलब ये अंदर की तरफ भी सेल्स ऐड करेंगे और बाहर की तरफ भी सेल्स ऐड करेंगे। अंदर की तरफ कौन से सेल्स ऐड करेंगे? तो अंदर की तरफ ये लोग राउंड और ओवल टाइप सेल्स ऐड करेंगे, राउंड टू ओवल टाइप ऑफ सेल्स ये लोग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? राउंड टू ओवल टाइप ऑफ सेल्स ये लोग ऐड करेंगे, ऐसा। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो पैरेनकाइमेटस सेल्स। किससे पता चल रहा है? राउंड टू ओवल है, अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस है, थिन वर्ल्ड है, तो इसी से पता चलता है कैसा होगा ये। सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, लेकिन ये किसका पार्ट है? ये सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दिस लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है इसे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है फेलोडर्म। क्या कहा जाता है? फेलोडर्म। कॉर्क कैम्बियम को क्या कहा जा रहा था? फेलोजेन, मतलब फिल्म जनरेटिंग, दैट्स व्हाई फेलोजेन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेलोडर्म। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेलोडर्म। तो इसमें कौन से सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? ये भी पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, राइट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। और यही सेल्स, ये जो कॉर्क कैम्बियम, ये ऊपर की तरफ क्या बनाएगा? कॉर्क कैम्बियम जो है ये किस टाइप के सेल्स है? कॉर्क कैम्बियम में किस टाइप का सेल्स प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। तो मतलब ये डिवाइड करेंगे, कहा कैसे डिवाइड करेंगे? नीचे की तरफ सेल्स ऐड करेंगे और ऊपर की तरफ सेल्स ऐड करेंगे। नीचे की तरफ कौन से सेल्स ऐड करेंगे? पैरेनकाइमेटस, राउंड टू ओवल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म कह रहे हैं। और ऊपर की तरफ कैसा ऐड करेंगे? इलोंगेटेड सेल्स ऐड करेंगे। कैसे सेल्स ऐड करेंगे? ऊपर की तरफ इलोंगेटेड सेल्स ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? इलोंगेटेड सेल्स ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यू एपिडर्मिस। दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यू एपिडर्मिस। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द न्यू एपिडर्मिस। दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यू एपिडर्मिस। और इस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं कॉर्क। क्या बोल रहे हैं? कॉर्क। या और क्या कहा जाता है इसे? और इसे कहा जाता है फेलेम, PHELLEM, फेलेम। तो कॉर्क कैम्बियम ने क्या बनाया? फेलेम बनाया। सो दैट इज व्हाई कॉर्क कैम्बियम इज नोन एज फेलोजेन, बिकॉज फेलेम जनरेटिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये थोड़ी ना सिर्फ फेलेम बना रहा है, ये तो फेलोडर्म भी बना रहा है। तो हम लोग इसे फेलेम जनरेटिंग क्यों बोल रहे हैं? फेलोडर्म जनरेटिंग भी हो सकता है। लेकिन ये कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन क्या था? प्राइमरी फंक्शन क्या था? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। क्या बनाना? प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, राइट। तो अब बताओ ये 3 लेयर में से प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? बताओ मुझे, प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? क्या ये वाला प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है? सबसे आउटर पार्ट में प्रोटेक्टिव लेयर कहां प्रेजेंट होता है? सबसे आउटर पार्ट में। तो आउटर पार्ट में कौन प्रेजेंट है? कॉर्क प्रेजेंट है। कॉर्क का अलग नाम क्या है? फिल्म है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? प्राइमरी फंक्शन था एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर कौन है? कॉर्क है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिल्म जनरेटिंग। अब ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बना, क्या ये प्रोटेक्टिव लेयर है? नहीं, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। प्रोटेक्टिव लेयर किसे कहेंगे? इस आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे। तो आउटर मोस्ट कौन है? कॉर्क है, राइट।
तो कॉर्क या फिलेम, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं द न्यू एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यू एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, न्यू एपिडर्मिस, न्यू एपिडर्मिस। और याद करो कि एपिडर्मिस में क्या था, एपिडर्मिस के ऊपर क्या देख रहे थे हम लोग, क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट था, और क्यूटिकल कैसा था, वाटर इम्परमिएबल था। तो यहां पे भी कैसा होता है, यहां पे भी एक लेयर होता है, लेकिन यहाँ क्यूटिकल का लेयर नहीं होता है, यहाँ पे किसका लेयर होता है, यहाँ पे लेयर होता है सुबेरिन का। किसका लेयर होता है यहाँ पे सुबेरिन का लेयर होता है, लेयर ऑफ सुबेरिन, लेयर ऑफ सुबेरिन। और सुबेरिन भी क्या है, वाटर इम्परमिएबल है, तो इसी वजह से ये क्या बनाएगा, इसको वाटर इम्परमिएबल बनाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन क्या था कि नया प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। तो इस नया प्रोटेक्टिव लेयर कौन है, दैट इज कॉर्क, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। कॉर्क को क्या कहा जाता है, फिलेम कहा जाता है, और कॉर्क कैम्बियम क्या बना रहा है, फिलेम बना रहा है। तो इसी वजह से कॉर्क कैम्बियम को और कहा जाता है फिलेम जनरेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज फिलोजेन। अब जैसे कि हमने एपिडर्मिस में देखा था कि वहां पे क्यूटिकल का लेयर था, जिसकी वजह से वाटर इम्परमिएबल बन रहा था, ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो कम हो रहा था। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, एक लेयर देखेंगे, लेकिन ये लेयर कैसा होगा, ये लेयर होगा सुबेरिन का। किसका होगा, सुबेरिन का, जिसकी वजह से ये भी वाटर इम्परमिएबल होगा। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है कि सर पहले हमने कॉर्टेक्स को तोड़ा, हाँ तोड़ा, फिर हमने एपिडर्मिस को भी तोड़ा, हाँ तोड़ा। तो अगर कॉर्टेक्स को तोड़ा, एपिडर्मिस को तोड़ा, फिर से क्या बना रहे हैं, फिर से हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहे हैं, फिर से हम लोग न्यू एपिडर्मिस बना रहे हैं। तो अगर हमें फिर से कॉर्टेक्स बनाना था या फिर से एपिडर्मिस लाइक स्ट्रक्चर बनाना था, तो हमने तोड़ा ही क्यों, राइट। यही क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रूम है और ये दीवार है, राइट, इसको मैं तोड़ देता हूं और थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक दीवार बनाता हूं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर दीवार बनाना ही था तो तोड़ा क्यों, राइट। तोड़ा इसलिए गया क्योंकि मुझे अपना रूम का साइज बड़ा करना था, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रूम का एक साइज है, मान लो यहाँ एक दीवार है, उसको मैं तोड़ता हूँ और 10 फुट आगे जाके एक और दीवार बनाता हूँ, तो मेरा रूम का साइज अब 10 फुट बढ़ नहीं गया। तो मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंस क्या था, पहला मेरे लिए इंपॉर्टेंस था अपने रूम के साइज को इंक्रीज करना। तो मैंने क्या किया, दीवार को तोड़ा, रूम के साइज को इंक्रीज किया। फिर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि अब मेरे रूम को मुझे प्रोटेक्शन देना है, तो फिर से मैंने दीवार खड़ा कर दिया। सेम टू सेम प्लांट यहाँ सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करता है। प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब डाइकॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ करना, अपने गर्थ को इंक्रीज करना, वो उसका प्राइमरी फंक्शन है। जैसे मेरा प्राइमरी फंक्शन क्या था कि मेरे अपने रूम के साइज को बढ़ाना है, तो मैंने दीवार को तोड़ा। तो इसे भी क्या करना था, अपने गर्थ को साइज को इंक्रीज करना था, तो इसने भी क्या किया, कॉर्टेक्स को तोड़ा, फिर एपिडर्मिस को तोड़ा और गर्थ को इंक्रीज किया। अब जब मेरा रूम का साइज बड़ा हो गया, तब मेरे दिमाग में आया कि अब तो रूम का साइज बड़ा हो गया है, अब मुझे इस रूम को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार देना पड़ेगा। तो मैंने दीवार दिया। सेम टू सेम प्लांट ने भी क्या किया कि अब तो मेरा गर्थ जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि इसको फिर से प्रोटेक्शन देना। तो इसने क्या फॉर्म किया, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म किया। कॉर्क कैम्बियम कहां से आया, जो पेरेंट कॉर्टेक्स में जो पेरेंट काइमेटस सेल्स थे, उसी में से कुछ ही सेल्स के में क्या हुआ, हर एक सेल में नहीं, कुछ सेल में क्या हुआ, फिर से वो अपना जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था उसको उन्होंने रिगेन किया, और फिर बनाया उन्होंने कॉर्क कैम्बियम। और फिर कॉर्क कैम्बियम ने क्या किया, डिवाइड करके नीचे की तरफ भी सेल्स ऐड किया, ऊपर की तरफ भी सेल्स ऐड किया। नीचे की तरफ जो सेल्स ऐड किया उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, ये पेरेंट काइमेटस होते हैं। और बाहर की तरफ जो सेल्स ऐड किया दैट इज नथिंग बट द कॉर्क या फिलेम, राइट। और इसके ऊपर हम लोग सुबेरिन का लेयर देखते हैं, दैट इज व्हाई इट इज बिकम वाटर इम्परमेबल। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम, एंड दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू हमारा कॉर्क कैम्बियम। तो इसी को मैं लास्ट डे ही पढ़ा देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फोन का चार्ज चला गया, तो इसी वजह से मुझे रोकना पड़ा।
ठीक है। अब एक चीज आता है, दो चीज एक्चुअली आता है, दो या तीन चीजें बाकी है। एक है आपका बार्क, दूसरा है लेंटिसल एंड थर्ड है हार्टवुड एंड सैपवुड। बस ये तीनों आप जानना है। व्हाट इज बार्क? व्हाट इज बार्क? व्हाट इज बार्क? बार्क, बार्क क्या होता है? बेसिकली बार्क एक टेक्निकल टर्म है, राइट? बेसिकली बार्क एक टेक्निकल टर्म है। जो वुडी प्लांट होता है, वुडी प्लांट के अगर आप देखोगे तो बाहर एक खुरदुरा या अनइवन लेयर आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बार्क। आपने कभी सिनेमन देखा है? सिनेमन देखा ही होगा, घर में सिनेमन होता है, दालचीनी बोलते हैं जिससे। वो क्या है? उसका जो वो जो छाल है वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? ट्री का बार्क ही तो है। सिनेमन क्या है? सिनेमन ट्री का बार्क ही तो है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके मम्मी को बोलिए कि मम्मी मुझे दालचीनी है तो मुझे दिखाइए, तो आप मम्मी से हाथ दालचीनी लेना और वहां से आपको एक बहुत अच्छा खुशबू मिलेगा, एक एरोमेटिक स्मेल है उसका, राइट? तो उसको अगर देखेगा वो क्या है? वो ट्री का बार्क ही है। वो क्या है? नथिंग बट द ट्री बार्क। तो बार्क क्या है? बार्क बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है। इट इज नथिंग, इट इज अ टेक्निकल टर्म used to denote denote all tissues exterior to vascular cambium, मतलब क्या है? ये एक टेक्निकल टर्म है which is used to denote all tissues exterior to vascular cambium। मतलब vascular cambium के एक्सटीरियर में जितने भी टिश्यूज हैं उसको डिनोट करने के लिए एक सिंपल टर्म यूज किया जाता है, दैट इज बार्क। अब बताओ मुझे कि वेस्कुलर कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ हो जाने के बाद, मैं शुरू से नहीं बात कर रहा हूं, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ नो, प्राइमरी प्लांट बॉडी नो, कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, कंप्लीट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड में हम लोग कितने टिश्यूज देखेंगे? बताओ मुझे। दो टिश्यूज हम लोग देख पाएंगे। क्या क्या देखेंगे? एक देखेंगे हम लोग क्या, एक टिश्यू हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम देखेंगे। क्या देखेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम। और क्या देखेंगे? और पेरिडम देखेंगे। क्या देखेंगे? पेरिडम। आप बोलोगे कि सर ये पेरिडम वर्ड कहां से आया? तो याद करो, पेरिडम बेसिकली 3 लेयर मिलके पेरिडम बनता है। मिडिल लेयर कौन सा होता है? कॉर्क कैम्बियम, अपर लेयर कौन सा होता है? बताओ मुझे। ऑब्वियसली कॉर्क या फिलम। और लोअर लेयर कौन सा होता है? दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दैट इज नथिंग बट द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये 3 लेयर जब मिल जाता है, मतलब फिलम, फेलोजेन एंड फेलोडन, ये तीनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है? तब ये तीनों मिला के क्या बनाता है? पेरिडम बनाता है। तो ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, बस इतना याद रखना है कि ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क। इसमें कौन कौन आ गया? इसमें पहला तो आपका सेकेंडरी जाइलम आ गया, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा आपका पेरिडम आ गया। पेरिडम का मतलब क्या है? पेरिडम 3 लेयर से मिलकर बनता है, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, मतलब फिलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म। ये तीनों मिलके कौन बनाता है? पेरिडम बनाता है। और पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं बार्क। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अब कि सर सेकेंडरी फ्लोएम क्यों? प्राइमरी फ्लोएम भी तो था। लेकिन प्राइमरी फ्लोएम क्या हुआ? क्रस्ट हो गया ना, पूरी तरह से खत्म हो गया वो, तो अब कहां से रहेगा? आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि सेकेंडरी जाइलम जब बनता है तो सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रस्ट होता है और प्राइमरी फ्लोएम भी क्रस्ट होता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकेंडरी फ्लोएम भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन याद करो मैंने क्या कहा था कि जो कॉर्क कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी जो है
वो इनर साइड में ज्यादा होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाहर साइड में उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई है। जब प्राइमरी प्लांट बॉडी तैयार हो गया होके, तो हमने क्या देखा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और कैम्बियम रिम किसका पार्ट है, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। तो क्या वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और थोड़ा कम ही सही लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम भी बनाएगा। तो जैसे जैसे क्रस्ट होता जाएगा तो प्राइमरी फ्लोएम तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम तभी अब भी थोड़ा बहुत रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, इसलिए रह जाएगा बिकॉज जो कैम्बियल रिंग है वो थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम तो बना ही रहा है ना। तो प्राइमरी फ्लोएम बनाने का कोई नहीं है। मतलब मान लो कि प्राइमरी फ्लोएम जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, प्राइमरी प्लांट बॉडी में बन गया, तो अब क्या नए से वो बन रहा है फिर से, नहीं। तो प्राइमरी फ्लोएम एक बार खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो कॉर्क कैम्बियम जो कैम्बियल रिंग जो है वो थोड़ा ही सही लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम बना तो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो सेकेंडरी फ्लोएम रह ही जाएगा आउटर साइड पे। तो इसी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडम को मिलकर बार्क बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि कैम्बियल रिंग जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाना नहीं छोड़ता है। हाँ ये सही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम जरूर बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाना बंद ही कर देगा, राइट। थोड़ा बहुत तो रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड बार्क। अब बार्क भी दो टाइप के होते हैं, जो अर्ली सीजन में बनते हैं उसे अर्ली बार्क कहते हैं। जो अर्ली सीजन में बनते हैं, अर्ली formed early in the season called early or soft bark, early or soft bark। और जो bark formed late in the season, formed late in the season called late or hard bark, hard bark। So this is all about bark, that's it। एक और टर्म आता है लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स क्या है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कॉर्क कैम्बियम क्या करता है। कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम आउटर साइड में क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है, कॉर्क के सेल्स बनाते हैं या फिल्म के सेल्स बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, सर्टेन पार्ट्स में क्या होता है या सर्टेन एरियाज में क्या होता है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये क्या करता है, कॉर्क ना बना के उसके बदले में पैरेन्काइमेटस, क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाते हैं। और यही पैरेन्काइमेटस सेल्स किसको पुश करेंगे, एपिडर्मिस को पुश करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एपिडर्मिस को पुश करते हैं और मान लो ये एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस ऐसे टूट जाता है। कैसे, मान लो ये एपिडर्मिस है, मान लो ये एपिडर्मिस का लेयर है और अंदर से मैं पुश कर रहा हूँ। कौन पुश कर रहा है, कॉर्क के सेल्स, नहीं, पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉर्क की सेल्स की जगह पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाया। तो अब पैरेन्काइमेटस सेल्स इसको पुश कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। जैसे ही टूट गया, यहाँ पे देखो एक ओपनिंग तैयार हो गया। ये ओपनिंग किसके जैसा दिखता है, लेंस शेप्ड, जैसे लेंस होता है ना वो लेंस की तरह दिखता है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेंटिसेल्स, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेंटिसेल्स। तो क्या लिखेंगे, सर्टेन एरियाज, इन सर्टेन एरियाज, in certain areas cork cambium cuts off closely arranged, cuts off closely arranged parenchymatous cells
to the outer side instead of what? Instead of what बताओ? इंस्टीड ऑफ किसकी जगह बना रहा है? इंस्टीड ऑफ कॉर्क और फिल्म, राइट? कॉर्क और फिल्म की जगह क्या बना रहा है? क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स. These cells rupture the epidermis forming lens shaped opening called lenticels. Lens-shaped openings called lenticels. Right? This is called lenticels. तो क्या बोलता है? कुछ सर्टेन एरियाज में क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या करता है? कॉर्क ना बना के आउटर साइड में क्या बनाता है? क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स. और यही पैरेन्काइमा सेल्स क्या करता है? धक्का देता है. किसे धक्का देता है? एपिडर्मिस को. और एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है और ऐसे एक ओपनिंग तैयार हो जाता है. इसी ओपनिंग को कैसे दिखता है? लेंस शेप दिखता है. इसी वजह से इसे क्या आ जाता है? लेंटिसेल्स कहा जाता है. ये कहा जाता है, ये लेंटिसेल्स मोस्टली वुडी प्लांट में देखा जाता है. मोस्टली वुडी ट्रीज में देखा जाता है. और इस लेंटिसेल्स का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना. क्या करना? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना. मोस्टली कहाँ देखा जाता है? वुडी ट्रीज में देखा जाता है. और क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. यही इसका काम है. दिस इज ऑल अबाउट लेंटिसेल्स. बस एक और टर्म बाकी रह गया है, बस उसी को सीखना है और हमारा लेक्चर एंड चैप्टर दोनों ही खत्म. दैट इज व्हाट? दैट इज हार्टवुड एंड सॉफ्टवुड, सॉरी सैपवुड. हार्टवुड क्या किसे कहते हैं? हार्टवुड एंड आपका हो जाता है सैपवुड. हार्टवुड किसे कहते हैं? तो जो सेकेंडरी जाइलम का जो इनर साइड होता है ना, सेकेंडरी जाइलम का जो इनर साइड होता है वो डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है. क्यों होता है डार्क ब्राउन कलर का? बिकॉज उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस स्टोर्ड होते हैं, राइट? कैसे कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? जैसे कि रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, गम हो गया, ऑयल्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंसेस हो गया. तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से इसका जो इनर साइड होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है. और ये सब जो है ये प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या होता है? ये सब जो चीजें हैं ये क्या करता है? उसको वो हार्ड बनाता है, ड्यूरेबल बनाता है एंड उसको रेजिस्टेंट बनाता है. कैसा बनाता है? हार्ड बनाता है. बहुत हार्ड होता है ये सब. जो ये जो ट्री का जो ये पार्ट, पर्टिकुलर ये पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत सालों तक चलता है. मान लो अगर इस पार्ट से आपने कोई दरवाज़ा बनाया तो वो दरवाज़ा 100 साल 200 साल भी चल सकता है. इतना ड्यूरेबल होता है और रेजिस्टेंट होता है. उस दरवाजे पे कभी भी किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अटैक नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज उसमें वही सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. तो इस टाइप के वुड को क्या कहा जाता है? इस टाइप के वुड को बोला जाता है हार्टवुड. क्या कहा जाता है? हार्टवुड. और ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स डेड सेल्स होते हैं. हार्टवुड में जितने भी सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं एंड उसमें लिग्निन डिपोजिशन होता है, राइट? तो लिग्निन डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? ये वाटर कंडक्ट नहीं करता है. हालांकि ये सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है लेकिन वाटर कंडक्ट नहीं करता है. ये क्या करता है? ये सिर्फ ट्री को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ट्री जो है वो खड़ा रह सके. क्लियर है? चलो इसी को बस हम लिखेंगे. क्या लिखेंगे? इनर साइड को ग्रेटर साइड भी कहा जाता है. ठीक है? इनर साइड ऑफ सेकेंडरी जाइलम is dark brown in color, due to
ड्यू टू deposition of due to deposition of what due to deposition of organic substances like tannin, resin, gum, mucilage, राइट। एंड इसके साथ साथ और क्या, एंड एसेंशियल ऑयल्स और क्या, और एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस which make this hard, durable and resistant to any microbial or insect attack, राइट। रेजिस्टेंट बनाता है, हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट बनाता है एनी माइक्रोबियल और रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स अटैक, राइट। और ये जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, the cells of this region are dead cells होते हैं, dead and have lignin deposition तो क्या करेगा, do not conduct water, ये वाटर कंडक्ट नहीं करता है, बट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बस यही इसका काम है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हार्डवुड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सैपवुड की, तो क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो लाइट कलर का होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका सैपवुड, राइट। वो क्या करता है, वो सैप यानी वाटर, सैप किसे कहा जाता है, वाटर लाइक या जेली लाइक, राइट। तो सैप बेसिकली यहाँ पे वाटर एंड वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं उसी को यहाँ पे सैप बोला जा रहा है। तो सैपवुड मतलब ये क्या करेगा, वाटर कंडक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें सैपवुड की, तो क्या बोलेंगे, इट इज द पेरिफेरल light color it is a peripheral light color part of secondary xylem तो secondary xylem का ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट मतलब आउटर पार्ट, और ग्रेटर पार्ट यानी इनर पार्ट। ये क्या करता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, तो नाम से ही क्या पता चल रहा है, वाटर एंड मिनरल्स क्या है, दिस इज नथिंग बट अ सैप। तो सैपवुड क्या हो जाएगा, सैपवुड। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर एंड दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर। ये जो लेक्चर हमने लिया सेकेंडरी ग्रोथ का, ये आपके एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी था, क्योंकि आपने पूरा का पूरा प्राइमरी ग्रोथ देख लिया, प्राइमरी प्लांट बॉडी पढ़ लिया, और आप अगर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं पता तो कुछ चीज़ें आपको फिर भी कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैम्बियल रिंग,
कैसे आया? डाइकॉट रूट को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, या वही जो पेरिसाइकल्स के सेल है वही जाके क्या बना रहा है, वही जाके आगे आपके लैटरल रूट्स बना रहा है, वो वही से सेकेंडरी ग्रोथ आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया? तो अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, वो जब चीजें आप पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, मतलब जो रूट के डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा तो मतलब ये यहां से जाके वहां जाके सेकेंडरी ग्रोथ करता है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है भाई, ये स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने 2 लेक्चर लिया और आपको समझा दिया। यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा याद करने का कोई चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का कोई चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस समझना था आपको कि भाई देखो सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे होता है, इसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऐसे आया, दोनों मिल गए, दोनों मिल के बनाया कैम्बियल रिंग। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल जो है वो वैनिश्ड हो गए और एक कॉम्पैक्ट मास बन गया, और धीरे धीरे क्या किया, ट्री ने अपना मतलब गर्थ को इंक्रीज किया, और गर्थ इंक्रीज के दौरान उन्होंने क्या किया, उसने अपना एपिडर्मिस तोड़ दिया, अपना कॉर्टेक्स तोड़ दिया, बिकॉज उसका अपना गर्थ इंक्रीज करना था। जैसे ही अपना गर्थ इंक्रीज कंप्लीट हो गया उसका, उसने क्या किया, उसको लगा कि चलो अब गर्थ तो इंक्रीज हो गया है मुझे, अब मुझे एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। तो जैसे उसे प्रोटेक्टिव लेयर की महसूस हुआ जरूरत, तो उसने क्या किया, कॉर कैम्बियम बनाया। और कॉर कैम्बियम ने क्या किया, अंदर की बाहर की तरफ क्या बनाया, फिल्म बनाया या कॉर्क बनाया, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। बस दैट्स इट, यही है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, बस समझना था आपको और कुछ नहीं। तो यहाँ रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।